अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। इस चैनल में बच्चों आपको नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस जो है वो मिलेगी। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो होगा क्लास सेकंड ईयर के लिए। तो क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी सिलेबस के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपना इस चैनल के ज़रिए जो है वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। बेटा आपने हमारे लेक्चर्स नंबर को जो है वो फॉलो करना है। लेक्चर नंबर 1 से हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा और आपको पता है कि इसके 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर तक इसी तरह हम कंटिन्यूसली नंबरिंग लेक्चर की करते जाएंगे और आपने अपने स्टडी को लेक्चर्स नंबर पे डिपेंड करते हुए करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 जो कि यूनिट नंबर 1 आपकी सेकंड ईयर की बुक का फर्स्ट चैप्टर वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो इंशाल्लाह बेटा इस चैनल के ज़रिए आप अपने सेकंड ईयर के मैथ्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज का फर्स्ट लेक्चर होगा और आपको सेकंड लेक्चर के लिए या फर्दर बाकी रिमेनिंग लेक्चर्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन प्रेस और इस चैनल को शेयर करना होगा ताकि आपको इन टाइम जो है वो न्यू लेक्चर्स की वीडियो जो है वो मिल सके। मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर में कि आपको जो आपके जहन में क्रॉस क्वेश्चन कोई आए मैं ऑलरेडी उसका आंसर पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है बेटा ख़ास तौर पे मैथ्स का लेक्चर जो है वो लेने के लिए वो भी ऑनलाइन या इसी तरह चैनल के ज़रिए उसकी एक ख़ास टेक्निक ये होनी चाहिए कि टीचर आपको कम अज़ कम कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़े जो आपके जहन में हो, वो आपके जहन के हर पॉइंट हर क्वेश्चंस को आपसे पहले ही डिस्कस कर दे ताकि आप उसको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 सेकंड ईयर क्लास के लिए फंक्शन एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इनिशियल लेक्चर किसी भी चैप्टर का बेटा वेरी इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट क्लियर होना स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली आपने सेकंड ईयर के बाद अपने किसी ना किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। एंट्री टेस्ट के लिए भी आपको इसकी प्रिपरेशन चाहिए, तो आपका कंसेप्ट जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए इस सिलसिले में। तो सबसे पहले इसमें आपके सामने है फंक्शन और लिमिट्स। ये दो चीज़ें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और ये बेटा फंक्शन जो है वो डेली लाइफ में बोला जाने वाला एक कॉमन वर्ड है। फंक्शन डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, फिजिक्स वाले भी यूज़ करते हैं फंक्शन, बायो वाले भी फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, केमिस्ट्री भी फंक्शन के बगैर नहीं चल सकती और कंप्यूटर में तो फंक्शन होता ही होता है। इट मीन्स कि फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपके तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। या तो उन्होंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन को रटा लगाया होता है, लेकिन इसकी मिथ होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो क्लियर नहीं है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में एक डिफरेंट वे से फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। आप उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो है वो डेफिनेटली आपकी एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एक फंक्शन की वेरी सिंपल वेरी पुअर वेरी वीक डेफिनेशन जो है वो बताता हूं कि फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या है। मैं इसमें लिखता हूं फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। वेरी सिंपल कि फंक्शन जो है वो रिलेशन की एक स्पेशल काइंड है। बाकी सारी बात समझ आ गई। इसमें एक फिर ऐसा वर्ड आ गया जिसके बारे में हमारी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो है बेटा रिलेशन। रिलेशन जो है, रिलेशन अगर देखा जाए
मैथमेटिकली, तो रिलेशन हमारे पास आर, रिलेशन एक्चुअली सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो ये बात तो समझ आ गई कि रिलेशन से अगर मैथमेटिकली बात करें कि वो है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो अब बेटा फिर इसमें एक नई चीज आ गई कि व्हाट इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के बारे में मैं बताने लगा हूं कि ए क्रॉस बी जो है वो एक्चुअली है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब मैं बताता हूं, आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी हम इसको a मल्टीप्लाई बाई 2 उस वक्त पढ़ेंगे जब a और b जो है वो कोई सेट नहीं होगा। तो फिर हम कह सकते हैं 2 इंटू 3 जो हमारे पास है वो 6 है। सपोज आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 वो के 6 है। बट जब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्लेन जो है वो क्या होती है, आपको पता है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहां पर x की वैल्यू और यहां पर y की वैल्यू, सपोज हम यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, x के अगेंस्ट कोई y की वैल्यू आ जाती है, तो हम यहां पर कहते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जिसको हम x और y से डिनोट करेंगे। तो बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक डिफरेंट वे से मल्टीप्लिकेशन होगी दो सेट की। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास a और b जो है वो दो सेट हैं। तो अब आपको सेट के बारे में भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि सेट जो है वो आपको पता है कि एक जो है वो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, उसको हम सेट कहते हैं। तो इसमें बेटा कोई से दो डिफरेंट सेट का जब हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो रिलेशन एक्चुअली जो है वो हमारे पास सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसकी मैं जस्ट पहले एग्जांपल दे देता हूं। वैसे मैंने सिर्फ एक लाइन की जो डेफिनेशन थी उसमें से रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये लिखा है। सपोज हमारे पास है ए कोई सेट है जिसमें है 1 2 और बी कोई सेट है जिसमें है 3 4। तो जब मैंने इसका ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो वो बेटा लिखा जाएगा 1 2 एंड क्रॉस 3 4। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, ये नहीं हो सकता कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 1 को 4 से 4 आ जाएगा। नो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है कि हम 1 का रिलेशन सबके साथ बनाएंगे, 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर इसी तरह 2 का रिलेशन जो है 2 और 3 और ये है 2 और 4। तो हम बेटा अगर देखें, हम कहते हैं सपोज के ये फंक्शन है कुछ, तो आप गौर करें कि अगर ये फंक्शन है तो ये रिलेशन जो है हमारे पास है इन तमाम वैल्यूज का 1 2 का और 3 4 का, तो ये एक्चुअली इसी को डिफाइन कर रहा है हमारे पास कि रिलेशन एक्चुअली क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो देख लें ये सबसेट है, रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का है। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया है इस रिलेशन की वजह से। ये अभी हमने बहुत वीक सी इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास एक्चुअली है ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। लेकिन अब हम बेटा इसको जरा थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं फंक्शन को, कि इसकी एक और डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे हम इसी डेफिनेशन को, और फिर हम इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है उस तक पहुंच पाएंगे। फंक्शन के लिए मैं एक और वर्ड यूज कर लेता हूं और वो है हमारे पास फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है किसका जी, फंक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ऑफ टू वेरिएबल्स। फंक्शन दो वेरिएबल्स, वो कौन कौन से वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये दो हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक्चुअली कहलाता है फंक्शन।
इसकी मैं आपको डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से देता हूं कि अगर देखें आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक फंक्शन है, तो मैं इसमें x की जगह पे बेटा अगर वन पुट करूं तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, और फिर अगर मैं x की जगह पे टू पुट कर दूं तो ये होगा बेटा टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। अब बेटा हमने क्योंकि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ जाना है तो अब इन पॉइंट को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। देखें जरा, आप नोट करें कि ये हमारे पास x की वैल्यू वन पुट की तो टू आ गया, x की वैल्यू टू पुट की तो थ्री आ गया। इसका मतलब है कि अगर इनमें से हम जस्टिफाई करना चाहें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है, तो आप देख लें कि x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो y फिर उसके मुताबिक ही आंसर दे रहा हमें, तो हम फिर इसका मतलब है कि x को कहेंगे इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। और डेफिनेटली जो y है वो फिर बेटा क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। अब हमने मैथ की लैंग्वेज में बात करनी है, x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट जो है। अब इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है मैथ में उसको कहते हैं इनपुट, इनपुट उसको कहते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको कहते हैं आउटपुट। देखें आप, ये आउटपुट है, कैसे, आपने इनपुट दी इसको वन, ये आउटपुट आ गई आपके पास, आपने इनपुट दी इसको टू, ये आपके पास क्या आ गई, थ्री, वैल्यू इसकी क्या आ गई, थ्री, यानी आउटपुट आ गई। तो हम फिर इस डेफिनेशन को देखें कि फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स डिपेंडिंग एंड इंडिपेंडिंग, यानी ये दो वेरिएबल जो है वो कौन कौन से होने चाहिए, डिपेंडिंग एंड इंडिपेंडेंट। अच्छा, एक और बात जरा देखें कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन है, अगर हम एक और फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन या ओनली x, तो अब y इज इक्वल टू, ये स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, बेटा इसमें वन पुट कर लें तो y इज इक्वल टू वन अंडर रूट, जो कि आंसर देगा आपको प्लस माइनस वन, और फिर उसके बाद अगर y इज इक्वल टू टू पुट कर लें तो डेफिनेटली ये भी प्लस माइनस टू आंसर देगा हमें टू अंडर रूट। क्लियर हो गई है, इसमें भी यही, x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन अब मैं आपको इन दोनों का फर्क बताने लगा हूं क्या है, ताकि हम अपनी डेफिनेशन जो है उसको कंप्लीट कर सकें। जी बेटा, अब ये आपके पास एक मैंने ये लिखा रिलेशन y x प्लस वन का, एक मैंने ये रिलेशन लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू x का, इसको हम यानी कह सकते हैं कि ये रिलेशन है, और इसको भी कह सकते हैं ये रिलेशन है, ये जी। अब मैं एक्चुअली आपको ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन, मैं अब आपको थर्ड और फाइनल डेफिनेशन की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि दो वेरिएबल्स का रिलेशन जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कैसे होता है, इंडिपेंडेंट इनपुट कहलाता है और डिपेंडेंट जो है वो आउटपुट कहलाता है। अब मैं आपको इसकी थर्ड डेफिनेशन जो है वो बताने लगा हूं। ये देखिए जरा, ये हमारे पास थे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की वैल्यू और x की वैल्यू हमने इसमें पुट की थी, x प्लस वन की वैल्यू ये y है, और फिर हमने इसमें पुट किया था ये x1 और 2, और x को हमने कह दिया था और ये बताया था कि ये रिलेशन है, और x जो था वो आपको पता है कि इंडिपेंडेंट था और जो y था वो डिपेंडेंट था। अच्छा बेटा, तीसरी डेफिनेशन जो इसकी फाइनल कंप्लीट डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवाने लगा हूं। फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन इज अ रूल
रूल भी कह सकते हैं उसको, या आप फंक्शन को रूल की बजाय आप मैनर भी कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं, और उसको मैपिंग भी कह सकते हैं। फंक्शन इज अ रूल, मैनर, कॉरस्पॉन्डिंग, मैपिंग। किसकी मैपिंग की? डिफाइनिंग, जो डिफाइन करेगा, किसको डिफाइन करेगा बेटा? जो डिफाइन करेगा सेट ए को टू सेट बी तक, डिफाइनिंग सेट ए को सेट बी तक डिफाइन करेगा, जो हमने पहले सेट का जिक्र किया था। इसको भी मैं क्लियर करता हूं इस डेफिनेशन के बाद। मैपिंग डिफाइनिंग सेट ए टू सेट बी सच दैट, किस तरह डिफाइन करेगा? सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट, इस तरह डिफाइन करेगा दैट ईच एंड every element of set A is a unique, ये वर्ड पे गौर करना है, इसको हम साबित भी करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय यूनिक। इसमें कैसे? ये यूनिक इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। ये आप समझ लेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल, ये एक परफेक्ट डेफिनेशन बनती है फंक्शन की। फंक्शन इज अ रूल, मैनर, कॉरस्पॉन्डिंग, मैपिंग, डिफाइनिंग सेट ए टू सेट बी सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। अब इस बात को बेटा साबित करने के लिए ये मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा इसकी। यहां से फिर हमने एक और रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, इसको अब आपने समझना है कि ये इसका असल मीनिंग क्या बनता है। देखें, मेरे पास है ये एक सेट 1 2 3, और ये दूसरा सेट है 4 5 और 6, 7 भी हो सकता है इसमें। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अब आपने सेट ए से सेट बी तक डिफाइन करना है, ए को बी तक इस तरह से डिफाइन करना है। ईच एंड एवरी, ये वर्ड जो है इस डेफिनेशन के लिए बड़ा अहम है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक इमेज रखता हो सेट बी में। कैसे? ये देखें 1 और ये इसका इमेज आ गया जी, 2 इसका इमेज ये आ गया, यूनिक है। 3 का इमेज ये हमारे पास यूनिक है। इसका मतलब है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर यहां पर मैं इस तरह लिख दूं 1 2 3 एंड 4, और इधर लिखता हूं मैं 4 5 6, 4 5 6, इसमें बेटा 7 बच गया है तो कोई बात नहीं है। ईच एंड एवरी सेट ए का ईच एंड एवरी जो एलिमेंट है वो यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी का, तो वो बन रहा है। अब आप इस पे देखें जरा कि ये सेट फिर ए है, ये बी है, तो हम डिफाइन करेंगे ए से बी तक। तो 1 का इमेज बन गया है 4, और 2 का इमेज बन गया है 5, और 3 का इमेज बन गया है 6। अब देखें 4 हमारे पास इधर से बच गया। हम इसको नहीं कह सकते कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारी डेफिनेशन है उसके अगेंस्ट है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए, तो ए का तो ये एवरी एलिमेंट में से तो हमने इसको मिस कर दिया, ये तो हमने यूज ही नहीं किया। इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारे पास ये जो लिखा हमने इसके एक डिफाइनिंग लिखी है, ये हमारे पास
किसको जाहिर करेगी? फंक्शन को नहीं जाहिर करेगी, क्योंकि ये अगेंस्ट है बिल्कुल उसकी डेफिनेशन की। एक और मैं बताता हूं आपको, एक और देखें, ये हमारे पास है फिर एक सेट 1 2 3 और दूसरा है हमारे पास 4 5 एंड 6। तो मैं फिर डिफाइन करने लगा हूं 1 इमेज ये, 1 का इमेज ये 5, 1 का इमेज ये 6। सपोज ये अगर आप ले लें तो अब देखें ये किस तरह से इसके अगेंस्ट होता है डेफिनेशन के। आपने कहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये तो हमने ले लिया सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट। ईच एंड एवरी एलिमेंट एक हिस्सा तो उसका डेफिनेशन का मुकम्मल हो गया, बट जो दूसरा है यूनिक इमेज इन सेट बी, तो बेटा देखें 1 का इमेज 4 भी बन रहा है, 1 का इमेज 5 भी बन रहा है, तो ये यूनिक तो ना हुआ। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास सेट नहीं हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, कि सपोज हमारे पास हम फिर डिफाइन करते हैं सेट ए सेट बी, ए से बी तक अगर डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये लेते हैं, तो बेटा देखें जरा, ये 1 का इमेज 2 और 2 का इमेज 5 और 3 का इमेज 6 और 4 का इमेज 7। तो डेफिनेशन के दोनों पार्ट मुकम्मल होने चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देख लें जी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये कंप्लीट हो गई। दूसरी क्या है? यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो भाई देखें 1 का इमेज 5 है, 2 का 5 है, तो 2 का तो यूनिक ही हुआ ना, 1 का भी यूनिक हुआ, 3 का तो वैसे ही आपको नजर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास है ये बिल्कुल इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, ये इस डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं है। कैसे? 1 का इमेज क्या है? 5 और 2 का इमेज क्या है? 5। 1 का कोई और इमेज तो नहीं ना, जिस तरह इसमें था 1 का 4 भी है और 1 का 5 भी है, तो ये यूनिक ना हुआ, ये यूनिक है। 1 का 5 है, 1 का तो 5 ही है, 2 का भी 5 हो सकता है, 3 का भी 5 हो सकता है, बट यहां पर 1 का अपना जो है वो एक ही है, 1 का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 1 का किसी के साथ कोई वैल्यू जो है वो हम उसको अटैच नहीं कर रहे, तो इट मींस कि ये हमारे पास फंक्शन होगा। इस डेफिनेशन को दोबारा देखें, फंक्शन इज अ रूल मैपिंग कॉरस्पॉन्डिंग, जो हम डिफाइन करेंगे किस तरह से बेटा, सेट ए से सेट बी तक। किस तरह डिफाइन करेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इज द यूनिक इमेज ऑफ सेट बी, तो बिल्कुल बन रहा है, ए का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज और सारे एलिमेंट भी ले लिए। तो इस डेफिनेशन के ये दोनों पार्ट मुकम्मल हो गए, ईच एंड एवरी वाला भी ये देखें और दूसरा यूनिक वाला भी, ये दोनों जो है वो मुकम्मल हो गए। इसमें देखें तो ईच एंड एवरी की जब बात की थी तो ये तो हमने यूज ही नहीं किया, तो ईच और एवरी की वजह से ये वाला हिस्सा तो निकल गया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। फिर आ जाए थर्ड पे, थर्ड में देखें ईच एंड एवरी, ये तो मुकम्मल हो गया जी, ईच एंड एवरी हर एलिमेंट ले लिया, और उधर यूनिक सॉल्यूशन 1 का 4, 1 का 5 भी बन रहा है, तो 1 का यूनिक तो ना रहा, इसलिए हमने कहा कि ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद आ जाए 1 का 5 यूनिक है, 2 का 5, 2 का भी तो यूनिक ही है, 3 का 6 और 4 का 7, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फंक्शन है। तो ये हमारे पास फंक्शन की जो बेटा डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई। इसकी मदद से हमने इसको डिफाइन किया है कि किस तरह से एक रिलेशन जो है वो एक वैल्यू जो है वो दूसरे के साथ मैप करती है, एक सेट से दूसरे के साथ मैपिंग, उसका रूल, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो क्या होगी। अच्छा बेटा, चले हम इस तरह करते हैं कि अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वैसे होनी नहीं चाहिए, मैंने इसको बड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको और इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल देता हूं और आई होप कि आप उसको बहुत इजीली जो है वो फॉलो कर लेंगे। डेफिनेशन मैं लिखी रहने देता हूं, लेकिन ये जो मैंने 2 बोल्ड किए हैं इनमें उनको हमने फॉलो जरूर करना है। ईच एंड एवरी और यूनिक वाला, यूनिक का मतलब है कि उस जैसा फिर कोई और दूसरा नहीं होगा, वो एक ही सिंगल आंसर होगा। ये पहले मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, y इज इक्वल टू, यहां से मैं एक रिजल्ट भी कैलकुलेट करूंगा और ये डेफिनेशन को भी क्लियर करूंगा।
y इज इक्वल टू था x प्लस 1, तो इसमें मैंने क्या पुट किया बेटा, x इज इक्वल टू 1 2 सपोज ये पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, इसका 2 आंसर आया। फिर y इज इक्वल टू x की जगह पे 2 प्लस 1, इसका 3 आंसर आया। अब दूसरा एक मैंने, इसका मतलब है ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन था दो वेरिएबल का, इसमें x इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। ये मैंने क्या लिख दिया कि ये रिलेशन है। एक और रिलेशन डिफाइन करता हूं मैं, y इज इक्वल टू, y हमारे पास है x स्क्वायर, तो बेटा इसमें पहले 1 पुट कर लें, y इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट, ये ले लेते हैं। आप इसका आंसर डेफिनेटली यही लिखेंगे प्लस माइनस 1। फिर मैं एक और ले लेता हूं, ये 2 का अंडर रूट, जो कि प्लस माइनस 2 पॉइंट्स में लेंगे तो प्लस माइनस समथिंग जो भी आएगा, लेकिन प्लस और माइनस आपको पता है कि इसके साथ आएगा। अच्छा, अब अगर आप देखें कि आपके पास ये मैंने बताया कि ये इंडिपेंडेंट है, या दूसरे लफ्जों में ये इनपुट है। क्या है ये? इनपुट। मैंने एक इनपुट दी, मेरे पास एक यूनिक आंसर आ गया, एक ही है, 2 ही है सिंगल, एक इनपुट दी और यूनिक हमारे पास आंसर आ गया। तो यूनिक आंसर, यूनिक इमेज जो है वो बहुत बड़ी कंडीशन है फंक्शन की, ये देख लें। फिर मैंने इनपुट दी 2, तो यूनिक फिर आंसर आ गया, लेकिन ये रिलेशन है। अब इस पे आ जाए, ये भी एक रिलेशन है, इसको अगर देखें ये भी एक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? सॉरी, मैं इसको इधर y स्क्वायर करता हूं और ये हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स, और इसको लिख लेता हूं ये x का अंडर रूट है। स्क्वायर खत्म किया तो ये अंडर रूट है ये रिलेशन ही, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। अब बेटा अगर देखें आप, मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, एक जो है वो इसमें इनपुट दी, बट आंसर इसके 2 आए हैं। कैसे? एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, तो ये यूनिक तो ना हुए, यूनिक तो ये होता है सिंगल ही आंसर। फिर मैंने 2 पुट किया, तो ये एक प्लस की फॉर्म में आंसर आ रहा है, एक माइनस की फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी यूनिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यूनिक नहीं है, ये भी यूनिक नहीं है, कार्य उसी तरह रहे हैं, इसमें भी एक इनपुट दे रहे हैं, इसमें भी एक इनपुट दे रहे हैं, उसका यूनिक आंसर आ रहा है, इसका यूनिक नहीं आ रहा है, एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है ये भी रिलेशन, है ये भी रिलेशन। लेकिन ये आपको पता है कि रिलेशन तो है, ये भी रिलेशन है, बट ये फंक्शन की डेफिनेशन पे वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे कि ये नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब आपको क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिक वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा, यूनिक वाली बात इसमें वैलिड नहीं है, यूनिक इसमें वैलिड है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है बेटा? फंक्शन है। तो ये डेफिनेशन को इस तरह से भी मैंने डिफाइन कर दिया कि आपके पास एक इनपुट देने से या एक से ज्यादा भी इनपुट दें, बट आपका आउटपुट जो है वो यूनिक रहना चाहिए, एक सिंगल आंसर आना चाहिए। इसमें डबल आ रहे थे तो ये फंक्शन नहीं रहा, लेकिन है दोनों रिलेशन। तो यहां से बेटा इस डेफिनेशन को भी क्लियर किया, और इस डेफिनेशन के बाद यहां से हमने एक और चीज कैलकुलेट की। वो क्या की? और आप उस पर एग्री करेंगे कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। एवरी फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है। देख लें ये फंक्शन है तो रिलेशन ही, बट एवरी रिलेशन is may not be a function। क्यों जी? फंक्शन हो भी सकता है, रिलेशन ये है, लेकिन ये रिलेशन तो है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बड़ा अहम पॉइंट है बेटा। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं बन सकता, बट हर फंक्शन जो है वो एक रिलेशन जो है वो जरूर होता है। इस डेफिनेशन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और उसके साथ साथ मैंने वहां से एक नई चीज भी आपको ड्राइव करके बता दी कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर बेटा? जी बेटा, अब हम ग्राफिकली फंक्शन को समझेंगे।
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। इसके लिए बेटा सपोज आपके पास आप कोई एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमने एक ग्राफ की लाइन ड्रा की है, ग्राफिकली एक लाइन ड्रा की है। तो अगर ये x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसके अगेंस्ट कोई y की वैल्यू आएगी, तो डेफिनेटली ये एक लाइन ड्रा हो गई इस पे। इसका मतलब फर्ज करें मैंने x की जगह पे 4 लिया, तो y का आंसर हमारे पास देखें, ये जो आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है y इसके अगेंस्ट, वो ये बन रहा है। तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, तो इसका मतलब हमारा इनपुट भी 1 था और आउटपुट जो है वो हमारे पास बेटा सिंगल है, यूनिक है। इसका मतलब है कि अगर आपको इस तरह का ग्राफ नजर आ जाए जिसमें आपकी लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट पे ही टच कर रही है, यूनिक पॉइंट पे टच कर रही है, तो हम उसको बेटा क्या कहेंगे कि ये फंक्शन है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है। ग्राफिकली आपको पता होना चाहिए, ग्राफिकली जो है पिक्चर्स, पिक्टोरियल एक ऐसी एविडेंस होती है जो खुद बोलती है। कैसे? मैं इसमें बोलूंगा नहीं, बट अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या बनाया है। इसी तरह ये जो आपके सामने ड्रा हुआ है, ये एक सिंगल पॉइंट जो है वो ये शो कर रहा है कि ये फंक्शन को ड्रा किया हुआ है। ये ग्राफ जो है किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब एक और एग्जांपल देखें इसमें। सपोज यहां पर मैं एक और ग्राफ को ड्रा करता हूं, या ये वाला ले लें ग्राफ। ये कोई ग्राफ मैंने ड्रा किया है, ये लाइन। अब इस पे मैं x की वैल्यू जो है वो ये लेता हूं, x की वैल्यू सपोज इधर 1 है, तो इसके अगेंस्ट जो है वो मुझे y पे ड्रा करनी पड़ेगी लाइन, ये वाली लाइन। तो अब नोट करें जरा कि एक इस पॉइंट पे ये ड्रा हो रहा है, एक इस पॉइंट पे ड्रा हो रहा है। तो अब ये हमारे पास यूनिक नहीं रहा, ये 2 पॉइंट पे आ गया है। x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की 2 वैल्यू आ रही हैं। इधर क्या बना था, x की सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट y की भी एक सिंगल वैल्यू आई थी, बट इधर क्या हुआ, x की एक सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट एक y की ये वैल्यू आ गई, एक y की ये वैल्यू आ गई, तो फिर वो यूनिक तो ना हुआ। इसका मतलब है कि ये हमारे पास नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ये पता होना चाहिए आपको, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। क्लियर? अब बड़ा अहम मैं बताने लगा हूं, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर्कल आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास यूनिट सर्कल होता है और दूसरा जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे भी, यूनिट सर्कल है और पॉइंट सर्कल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल की इक्वेशन है।